अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 का चैप्टर है 11 साउंड। इसके अंदर हमारे जो है सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस रह गए थे, बाकी तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका। अगर आप लोगों ने समझा नहीं है तो आप इसके जो 2 पार्ट के अंदर मैंने चैप्टर को डिस्क्राइब करा है वो देख सकते हैं। उसके अलावा न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो बनाई है और एमसीक्यूज की, और सारे क्वेश्चन आंसर सब करा दिए। सिर्फ सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन रह गए थे, मैंने उनके भी आपके लिए सारे आंसर रेडी करे हैं। वो भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जरूरी नहीं है आप वर्ड टू वर्ड ऐसे ही लिखें, इनको आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट में आप अपनी मर्जी से भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, लेकिन उसको लॉन्ग करने की जरूरत नहीं, शॉर्ट ही लिखिएगा, ठीक है। बस ये कि वो एक्सप्लेन होनी चाहिए बात। पहला क्वेश्चन है, वाई प्रेशर इज ग्रेटर एट कंप्रेशन रीजन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में कंप्रेशन के पॉइंट पर जो होता है, जहां कंप्रेशन होता है वहां पे प्रेशर ग्रेटर क्यों हो जाता है। देखिए ये है ना लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, आपको याद होगी, हमने चैप्टर 10 में भी पढ़ी है। ये इसके जहां यहाँ पे मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं, यहाँ थोड़े से दूर दूर होते हैं, फिर थोड़े से करीब करीब होते हैं, और इस तरह से ही ना, जैसे थोड़े से करीब करीब हो गए, थोड़ा डार्क कर देते हैं, और यहाँ पे थोड़े से दूर दूर हो गए। तो जहां जहां करीब करीब होते हैं उसे कहते हैं हम कंप्रेशन, और जहां जहां दूर होते हैं उसको रेरिफेक्शन कहते हैं। तो जहां करीब करीब होते हैं, जब वो करीब करीब हो जाते हैं ना, तो उनका प्रेशर जो होता है वो इसलिए बढ़ जाता है, जब पर यूनिट जितने एरिया में जितने मॉलिक्यूल्स आ रहे होते हैं वो ज्यादा प्रेशर डालने लगते हैं, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल छोटे एरिया में आने लगते हैं। जब छोटे एरिया में ज्यादा मॉलिक्यूल आते हैं तो वो ज्यादा प्रेशर डालने लगते हैं, इसलिए यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, और जहां मॉलिक्यूल दूर है वहां प्रेशर कम होगा। फिर यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, फिर यहाँ प्रेशर कम होगा। इसको जो लिखा है वो लिख लीजिए आप इसको और समझ लीजिए, ये तो समझाने के लिए था। इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स द प्रेशर इज ग्रेटर एट कंप्रेशन रीजन बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ एयर कम्स क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि पार्टिकल क्लोज आ गए हैं इन स्मॉल एरिया, छोटे से एरिया में। सो व्हेन द एरिया इज डिक्रीज द प्रेशर इज इंक्रीज, जब एरिया कम होता है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई कैन वी नॉट हियर द एक्सप्लोजन साउंड प्रोड्यूस इन द सन। सन के अंदर जो आपको पता है ना एक्सप्लोजन होते रहते हैं और वो हमें आवाज नहीं आती, उसकी आवाज की ना आने की वजह क्या है। द साउंड वेव्स आर द मैकेनिकल वेव्स, हम जानते हैं साउंड वेव्स जो है मैकेनिकल वेव्स हैं, एंड दे कैन ओनली ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। आउटसाइड द अर्थ देयर इज अ वैक्यूम, जो हमारी अर्थ है उसके बाहर जो है ना, जैसे ये हमारी अर्थ है तो उसके इर्द गिर्द यहाँ पे वैक्यूम है। जब वैक्यूम है तो कहीं की भी कोई भी साउंड होती है वो अर्थ के अंदर तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। तो आउटसाइड द अर्थ देयर इज अ वैक्यूम, सो द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन्स फ्रॉम सन कुड नॉट रीच टू द अर्थ बिकॉज देयर इज वैक्यूम अराउंड द अर्थ एंड साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं करती वैक्यूम में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। क्या साउंड की वेव्स जो हैं सॉलिड और लिक्विड से भी ट्रेवल करती हैं? यस, साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड बिकॉज दे आर मटेरियल मीडियम। उनको तो कौन से मटेरियल मीडियम है? सॉलिड एंड लिक्विड्स आर द मटेरियल मीडियम, एंड साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू अ मटेरियल मीडियम एज दे आर द मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स को तो चाहिए ही ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम, और जो है सॉलिड और लिक्विड जो है वो भी मटेरियल मीडियम है, इसलिए साउंड जो है वो इसमें आसानी से ट्रेवल कर लेती हैं। ये हो गया 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन एनी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ साउंड विदाउट एनी वाइब्रेशन इन इट। क्या कोई ऑब्जेक्ट जिसके अंदर वाइब्रेशन ना हो रहा हो तो क्या वो कोई साउंड प्रोड्यूस करेगी? नो, इट इज इम्पॉसिबल। एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड विदाउट एनी वाइब्रेशन इन इट। जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी। साउंड ऑलवेज प्रोड्यूस व्हेन अ वाइब्रेटिंग सोर्स और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम। सिर्फ उस वक्त साउंड प्रोड्यूस होती है जब कोई हम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को किसी मीडियम में रख देते हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू द वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। साउंड जो है एनर्जी की ही एक फॉर्म है और ये मॉलिक्यूल की वाइब्रेटरी मोशन से रिलेटेड होती है, ठीक है जी। ये आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाउ कैन द प्रेशर अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर। जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर वो मुख्तलिफ प्रेशर पे, क्या उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट होता है? अब हम ये पढ़ते हैं, एयर प्रेशर हैज नॉट इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। कोई इफेक्ट नहीं होता बिकॉज प्रेशर एंड डेंसिटी बोथ कंट्रीब्यूट टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वली, क्योंकि वेलोसिटी का और डेंसिटी का जो है इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है साउंड पे, एंड डस कैंसल्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। डेंसिटी और प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनका कोई इफेक्ट नहीं होता साउंड की स्पीड के ऊपर। हेंस एयर प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन साउंड स्पीड, इसीलिए एयर प्रेशर का साउंड स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ साउंड वेव ट्रेवलिंग इन अ सॉलिड पास इनटू द एयर। साउंड वेव जो है सॉलिड में से पास करके एयर में जा रही है, व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा?
टू द स्पीड ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव की स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा व्हेन इट एंटर द एयर, जब वो सॉलिड में से निकल के एयर में जाएगी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसका आंसर। व्हेन अ साउंड वेव एंटर इन द एयर फ्रॉम अ सॉलिड मटेरियल इट्स स्पीड विल बी डिक्रीज्ड, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है, ग्रेटर देन द गैस से। ठीक है, अब मैं आगे पढ़ लेती हूँ। इट्स स्पीड विल बी डिक्रीज, उसकी स्पीड कम हो जाएगी बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड्स, यहाँ लिख लेते हैं इन सॉलिड्स के अंदर ग्रेटर होती है देन इन गैसेस से। बिकॉज द मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड आर क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉलिड के अंदर करीब करीब होते हैं तो वो जल्दी जल्दी तेजी से पास कर देते हैं। करीब करीब मॉलिक्यूल होते हैं, तेजी से साउंड के वाइब्रेशन जो होते हैं आगे आगे चले जाते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन होते हैं ना साउंड, तो इसलिए इजीली जल्दी से चले जाते हैं। जबकि एयर के अंदर थोड़े दूर दूर होते हैं तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड जो है वो किस कैरेक्टरिस्टिक को बताती है साउंड की ना। क्वालिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक, ये क्वालिटी जो होती है वो खासियत है साउंड की, वो है कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का, थ्रू विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच, जो सेम लाउडनेस और सेम पिच की आवाजों हो, सेम लाउडनेस और सेम पिच की दो आवाजें हो, हम उनमें किस इस तरह फर्क करते हैं उसकी क्वालिटी से। क्वालिटी को इस टिम्बर भी कहते हैं, कहीं पे टिम्बर लिखा हुआ है तब भी सही यही समझिएगा, क्वालिटी और टिम्बर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ टू साउंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस कैन यू डिस्टिंग्विश द साउंड। तो जो पीछे हमने सवाल किया उससे ही रिलेटेड है ये सवाल भी, कि अगर दो साउंड्स हो डिफरेंट सोर्सेज से आ रही हो और उनकी सेम फ्रीक्वेंसी और सेम लाउडनेस है, तो क्या हम उनमें फर्क महसूस कर सकते हैं? यस वी कैन डिस्टिंग्विश द साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाउडनेस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। क्यों हम फर्क महसूस करते हैं? बिकॉज दे हैव डिफरेंट वेव फॉर्म्स, क्योंकि वो जो दोनों अलग अलग सोर्सेज से आ रही हैं उन दोनों के वेव फॉर्म्स डिफरेंट होंगे, यानी उनकी वेव के फॉर्म्स जो है वो डिफरेंट होंगे। विच आर प्रोड्यूस बाय द ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, जो कि दूसरी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज से मिलकर बने होते हैं। मैं एक बार और पढ़ लेती हूँ इसको। यस वी कैन डिस्टिंग्विश द साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। हम अगर डिफरेंट सोर्सेज से सेम लाउडनेस और सेम फ्रीक्वेंसी की आवाज आ रही हो तब भी हम उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फर्क महसूस कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि दे हैव डिफरेंट वेव फॉर्म्स, क्योंकि उनके वेव फॉर्म्स डिफरेंट होंगे। विच आर प्रोड्यूस बाय द ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और उनके वेव फॉर्म्स कैसे बने होते हैं? मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज को ब्लेंड करके बने होते हैं। तो जो मुख्तलिफ आवाजें मुख्तलिफ सोर्सेज होंगी तो उनके सबके वेव फॉर्म्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसलिए हम उनमें डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट टाइप ऑफ साउंड हैव प्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर हियरिंग सेंसेशन। कौन सी टाइप है साउंड की जो हमारे हेयरिंग के ऊपर, कानों के ऊपर अच्छी सेंसेशन डालती है? द साउंड विच हैव कंट्रोल पिच एंड क्वालिटी, ऐसी साउंड जिसकी पिच और क्वालिटी कंट्रोल हो। लेकिन चीखती आवाज होती है आपके कानों को बुरी महसूस होती है, जिसकी पिच कंट्रोल में होगी और क्वालिटी कंट्रोल में होगी वही आपको प्लेजेंट लगेगी। ठीक है, द साउंड विच हैव कंट्रोल पिच एंड क्वालिटी हैव अ प्लेजेंट इफेक्ट ऑन आर हियरिंग सेंसेशन, हमारे हियरिंग सेंसेशन पे प्लेजेंट इफेक्ट डालती हैं। दीज साउंड्स आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड, और इनका नाम क्या होता है? कहलाती है म्यूजिकल साउंड। हाउ कैन वी रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन हम कैसे खत्म कर सकते हैं? ये भी आपकी बुक से ही मैंने आंसर लिखा है। नॉइज पॉल्यूशन कैन रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल बाय रिप्लेसिंग द नॉइजी मशीनरी विद एनवायरमेंटल फ्रेंडली मशीनरी। हम नॉइज पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं कि हम वो जो नॉइज फैलाने वाली मशीनरी हो उसको चेंज कर लें, रिप्लेस कर लें एनवायरमेंटल फ्रेंडली मशीनरी से और इक्विपमेंट से, यानी जो भी ऐसे आलात हैं जिनसे शोर हो रहा हो उनको चेंज करके ऐसे लगा लें जो कि ऐसे शोर करने वाले ना हो। प्लेसिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स, उसके अलावा साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स होते हैं वो भी यूज करें, जैसे खिड़कियों के अंदर भी डबल शीशे लगा लेते हैं तो स्पेस दे देते हैं खिड़कियों के ना, दो डबल शीशे करके उनके बीच में स्पेस दे देते हैं। स्पेस की वजह से क्या होता है? साउंड ट्रेवल नहीं करती और वो जो होते हैं साउंड प्रूफ बन जाती हैं इस तरह। ठीक है, साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स यूज कर लें और यूजिंग हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, जो कानों में लगाने के स्टॉपर टाइप के होते हैं जो लगा लेते हैं जिससे आपके कान में आवाज कम आए। ये उन लोगों के लिए जो कि ऐसी फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं जहाँ बहुत बहुत हैवी मशीनरी का शोर होता है, या फिर अगर कोई ऐसे रोड फेसेस एरिया में रहते हैं जहाँ बहुत शोर आता है वहां भी यूज कर सकते हैं। नंबर 11 देखते हैं क्वेश्चन, विच वन हैज अ हायर स्पीड साउंड और लाइट। कहते हैं कि किसकी स्पीड ज्यादा है, साउंड की या लाइट की? द स्पीड ऑफ लाइट इज मच फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर।
हवा में स्पीड ऑफ साउंड से बहुत ज़्यादा है स्पीड ऑफ लाइट। क्यों? द स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 343 मीटर पर सेकेंड, वाइल द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये ज़ाहिर है इसका मतलब है इसके साथ 10 जीरो और ऐड हो जाए। ठीक है ना, कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनका डिफरेंस है। अब ये देखें, कहीं पे स्पीड ऑफ साउंड आपको कुछ मिलेगी, कहीं पे कुछ मिलेगी। टेम्परेचर के साथ में डिफरेंस करती है ना, हमने पढ़ लिया है कि इसका टेम्परेचर का असर होता है। तो जहाँ एक ही टेम्परेचर पे बताइए, जिस टेम्परेचर पे ये बताइए उसी टेम्परेचर पे ये लाइट की बताइए। तो एक मखसूस टेम्परेचर पे अगर साउंड की स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड होगी तो लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 10। ये 10 जो है इसके साथ जीरो ऐड होंगे, सोच लें कितने ज्यादा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं, इफ इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एन एको इन द रूम ऑफ लेंथ ऑफ 10 मीटर। क्या अगर हमारा एक 10 मीटर का रूम है तो उसमें एको पैदा होगा? नहीं पैदा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था एक क्लियर एको के लिए 17 मीटर का डिस्टेंस होना जरूरी है। तो हम आगे देख इसका आंसर लिखते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस टू डिस्टिंग्विश an echo is 17 meter from the source of the sound to the obstruction। यानी जहां से आवाज निकल रही है उसका किसी रुकावट जहां से उसको टकरा के आना है। जब तक वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा तब तक एको नहीं सुनाई देगा ना। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट है, जो भी उसके आगे जो भी चीज है उससे टकराने का, उसका सोर्स का और उस ऑब्स्ट्रक्शन का डिस्टेंस कितना होना जरूरी है? 17 मीटर, तभी एको प्रोड्यूस होता है। सो इन अ रूम ऑफ लेंथ ऑफ 10 मीटर एको कुड नॉट प्रोड्यूस। तो 10 मीटर के उसमें नहीं होगा एको प्रोड्यूस। ये हमारे सारे इसके 12 के 12 जो है सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। आप प्लीज लाइक भी करें वीडियो को और शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से, और ज्वाइन करें व्हाट्सएप ग्रुप अपनी क्लास के और अपने नाम के साथ, ताकि आप लोग मुझसे जो भी क्वेश्चन हो वो कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।